तो हर हर महादेव बच्चों। तो आज हम लोग के सीए फाइनल की पहली क्लास है। और सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका सबसे पहला पेपर है, आपको मालूम होना चाहिए ये। ठीक है। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अपने पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। और न्यू सिलेबस मतलब आप जान जाओ, क्योंकि पहले ओल्ड था, फिर न्यू था, फिर एक नया आ रहा है, तो एकदम लेटेस्ट वाला सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग की जो क्लास है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ये क्लास जो है हम लोग पूरा अभी से लेके मुझे लगता है कि हम लोग 60 से 70 दिन तक में हम लोग ये पूरी क्लास खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतने क्लासेस रहेंगे और इसमें पूरा आपको इन डेज के बारे में पढ़ना है। पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको इन डेज के बारे में ही रहेगी। इन डेज 1 से लेके इन डेज आपको 115 है, 109 है, तो बहुत सारे इन डेज है आपको पढ़ने होंगे। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको ये बताऊंगा कि इंड एएस की जरूरत क्यों पड़े। ठीक है। मतलब सब देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इंड एएस शुरू कर देते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि इंड एएस की जरूरत क्यों पड़ी, इंड एएस होता क्या है। आप बात समझ रहे हो, ये चीज भी जानना जरूरी है। आप उसके बारे में पूरा पढ़ो, मतलब कौन कौन से इंड एएस है, ये मतलब सारे इंड एएस पढ़ लो और आपको मालूम ही नहीं है कि इंड एएस आया क्यों, इंड एएस की जरूरत क्यों पड़ी, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। तो और आप ये भी जान जाओ कि आपको कितने नंबर ऑफ इंडियस आपको पढ़ने हैं। और उन सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सीए इंटर का बोथ ग्रुप पास हो चुके हो, आप सीए फाइनल में आ गए हो, तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ। और जिनके रिजल्ट नहीं है उनकी हम लोग को भगवान से प्रार्थना है कि वो भी पास हो जाएंगे, और जरूर पास हो जाएंगे यार। लेकिन आप लोगों ने जो एग्जाम पास किया ना, वो ऑडिट और ये सब, माय गॉड, गजब एग्जाम होते हैं वो सब। तो चलो, फिलहाल आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पास हो गए। तो आ जाइए, हम लोग संस्था की एक बार आईसीआई की अपनी वेबसाइट एक बार ओपन कर लेते हैं, कि देख लेते हैं कि संस्था भी जो है क्या, मतलब स्टडी मटेरियल में आपके कितने नंबर ऑफ इंडियस है, यहाँ से भी हम लोग आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, ये वेबसाइट तो थोड़ी देखी जानी लग रही है आपको आईसीआई की। यहाँ पे आप साल में 2 बार तो आते ही होंगे ना रिजल्ट चेक करने। चलो, कोई बात नहीं। तो देखो, न्यू सिलेबस अपना आ गया है एकदम फाइनल का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबसे पहला सब्जेक्ट है, मॉड्यूल 1। देखो, ये देखिए कितने इंडियाज आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे सारे बारे में लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ इंडियाज। ठीक है। तो देखो, आपको मैं इसको डाउनलोड करके फिर आपको खोल के दिखा दूँ, या ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और ये जो 6 है, ये आपको लोग नहीं पढ़ना है, ये हट गया है। तो 7 पढ़ना है, यानी 6 7, हाँ, 8 9, 10 11 12। और ये आपको ये भी नहीं पढ़ने हैं, ये 1 1 14, ये आपका हट गया है। तो डिफरेंट अकाउंटिंग आपको नहीं पढ़ने हैं। और 1 1 5 यानी कि 13 इंडियाज हो गए आपके, लीस्ट 14 हो गया। फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 तो आप लोग को 37 इंडियाज पढ़ने हैं। तो आप लोगों को बच्चों 37 इंडियाज पढ़ने हैं, जिसमें से कुछ इंडियाज जो है एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगर देखा जाए नेट इंडियाज आपको कितने पढ़ने हैं, नेट इंडियाज आपको 31 इंडियाज आपको पढ़ने होंगे। 31 इंडियाज मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी से लेके अंत तक मैं आपको 31 इंडियाज पढ़ाऊंगा। कुछ आपके गाइडेंस नोट है, जैसे कि आपकी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट जो है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको कैसे करना है। ठीक है, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट हो गई, गाइडेंस नोट हो गई, ये आपको पढ़ने हैं। और
और कुछ जो है इंस्टीट्यूट के जो आपके नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मेनली मोटा मोटी देखा जाए तो आपको 31 इन डेज इसी पे आपकी ज़्यादा क्लास लगेगी। तो अगर आप ये देखो कि 31 इन डेज आपको पढ़ने हैं, इसमें से अगर मान लो कि एक एक दिन में एक इंडियस भी पढ़ाता हूँ और उसका प्रैक्टिकल कराता हूँ तो 2 दिन तो मोटा मोटी मुझे लगेंगे ही लगेंगे किसी भी इंडियस पे। तो 31 × 2 यानी कि 62, मतलब 2 दिन लगेंगे तो 62 डेज तक आपको लोग की इंडियस चलेगी ही चलेगी एनी हाउ। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी ये जो क्लास है 60 to 70 डेज की ही रहेगी। इन्हीं 60 to 70 डेज में मैं आपकी पूरी सीए फाइनल की क्लास खत्म करा दूंगा। ठीक है बच्चों। और देखो, मेरा ये रहता है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ उसके लास्ट में आके मैं जितना पढ़ाया हूँ वो रिवाइज करूंगा। ठीक है, फिर अगले दिन क्या करूंगा, पहले जो पढ़ाया हुआ है वो रिवाइज कराऊंगा, फिर नेक्स्ट पढ़ूंगा। फिर तीसरे दिन क्या करूंगा, ये 2 दिन का पढ़ाऊंगा, फिर तीसरे रिवाइज कराऊंगा, फिर तीसरे दिन पढ़ाऊंगा। आप समझ रहे हो, ऐसे क्या होगा ना कि आपको जो पढ़ा रहेगा ना वो रिवाइज रहेगा, वो आपको याद रहेगा। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या दोबारा आप पढ़ोगे ना तो आपको नया नहीं लगेगा। अब बात को समझ रहे हो। जैसे देखो, अभी कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आप कह रहे हैं पूरा रिवाइज कराएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये पहले दिन इतने नोट्स पढ़े, ठीक है, ये हमने पढ़े। फिर हमने दूसरे दिन, ये दूसरे दिन का नोट्स है। तो हमने तो आपसे बोला कि मैं आपको जो है तीसरे दिन अगर पढ़ाऊंगा तो पहले ये दोनों दिन का रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद नया कुछ पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही करते करते अगर 7 दिन की क्लास होगी ना तो 8वें दिन मैंने पहले ये 7 दिन का रिवाइज कराऊंगा, फिर जाके मैं कुछ अलग अगला पढ़ाऊंगा। भले मैं 8वां दिन का नोट्स नहीं पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा कहना है ना कि आप पहले 7 दिन का रिवाइज करो मेरे साथ। देखो, सीए फाइनल जो है ना वो ज्यादा टफ नहीं है, बट लेंदी बहुत है। एकदम कहा जाता है ना कि वो जो माउंटेन होता है, आप लोगों ने एक सुना होगा माउंटेन, ये जो है ना ये हिस्सा, यहाँ से जो जो ये बहुत बड़ा है, ये यहाँ पे जो ये पूरा कवर हो रहा है, ये हिस्सा अपना है सीए फाइनल। तो बहुत लेंदी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो आप बात समझ रहे हो, इसीलिए मैं कोशिश रहेगी कि आपको बराबर रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी इन डेज के रिवीजन वीडियो भी डालूंगा। पूरा 2 घंटे में आप पूरा सीए फाइनल का इन डेज रिवाइज कर पाओगे। हाँ, बिल्कुल रिवाइज कर पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप रिवीजन करते रहना मेरे साथ, मैं कराऊंगा, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कि आपके कितने नंबर ऑफ इंडिया से 31 इंडिया आपको पढ़ने हैं, और कितने नंबर ऑफ क्लास रहेगी और रहेगी, और आपको 4 बुक्स दिए जाएंगे। देखो, आपके पास अभी बुक नहीं आई है तो आप आ जाएगी। 4 बुक्स रहेगी, ये आपकी प्रोविजंस की रहेगी। इसमें पूरे प्रोविजन रहेंगे, प्रोविजन प्लस क्लास के दौरान ज्यादा जितने एग्जाम्पल्स रहेंगे वो इसमें आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे। मतलब इसमें स्पेस रहेगा, आपको मेरे साथ साथ उसमें सॉल्व करना पड़ेगा तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिकल बुक विथ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन भी दिए रहेंगे। आपको मैं कराऊंगा आपके कॉपी में, लेकिन मेरा मानना है ना कि आप लोग के पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपको आंसर लिखना कैसे है। मैं भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कराऊंगा, लेकिन बुक में एक ही बुक में रहेगी ना तो मुझे लगता है वो आपको ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो, इंड एस जो अपना है ना वो इनकम टैक्स की प्रोविजन की तरह है। अगर आपको प्रोविजन मालूम है, जैसे अपने को क्या होता है इंडिया टैक्सेशन में क्या होता है कि अपने को प्रोविजन मालूम है तो हम आंसर दे सकते हैं, डिपेंड सारा खेल प्रोविजन पे है। तो इन डेज भी अपना सारा खेल प्रोविजन पे है। अगर आपको प्रोविजन मालूम है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। समझ में आ रहा है। डायरेक्ट आंसर का कहने का मतलब है कि आपको आंसर मालूम हो जाएगा कि अच्छा ऐसे करने हैं। और हम लोग इतनी बार चीजों को रिवाइज करेंगे ना कि आपको सारी चीजें याद रहेगी, मेमोरी में आप बसा रहेगा। समझ गए। तो आपको 4 बुक्स दिए जाएंगे, और मतलब ये प्रोविजंस के बुक रहेंगे जिसमें सारे थ्योरी रहेगी, और 2 बुक रहेगी आपकी प्रैक्टिकल की। ठीक है बच्चों। तो चलिए आ जाइए। अब आ जाते हैं बच्चों कि इन डेज होता क्या है, व्हाट। देखो, कोई भी चीज पढ़ो तो सबसे पहले आप पूछो कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ,
ये इंड एस होता क्या है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई। ये दोनों चीज अगर आपका क्लियर है ना, तो आपको कोई भी चीज समझने का बहुत बहुत ज्यादा आसानी होगा। आप समझ रहे हो बात को, कि आपका वॉट और वाई दोनों समझ में आना चाहिए। देखो वॉट ये क्या है, ये तो जनरली ये क्या है, आपका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि किस लिए अपनाया जाता है, इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप मेरे साथ बस देखते जाओ, अभी हम लोग इतना लिखेंगे कि आप लोग कहोगे कि सर, वैसे मैं आपको कोई प्रोविजन नहीं लिखवा रहा हूँ। मैं आपका ये मैंने ये जो इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये प्रोविजन बुक दी रहेगी, इस बुक में आपका सारा थ्योरी लिखा रहेगा। आपको बस एग्जाम्पल मेरे साथ करना है। आप एकदम इनकम टैक्स जैसे जैसे आप पढ़े हुए हो वैसे ही वैसे इसको पढ़ना है, और मेरा भरोसा करना, आप इतना अच्छा स्कोर करोगे ना कि पूछो ही नहीं। चलो आ जाओ। तो देखो, तो इंड एस क्या है, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि जरूरी है प्रिपेयरिंग ए प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप ये जानो कि सर पहले तो एएस था, एएस रूल 2006, ये आप लोगों तो पढ़े ही होंगे। तो सर एएस तो था ही, तो आप इंड एस क्यों लाना चाह रहे हैं, मतलब इंड एस आया क्यों, वाई इंड एस इज देयर। एएस जब था ही तो इंड एस को जरूरत थी। तो बच्चों इंड एस इसलिए आई क्योंकि जो हमारी फॉरेन के इन्वेस्टर हैं, जो हमारे फॉरेन के इन्वेस्टर हैं, मतलब इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, वो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना जब चाहते थे, तो वो ये सोचते थे कि इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा। हम लोग तो अपना एएस रूल लगा के बना रहे हैं कि भैया ये हमारी बैलेंस शीट है, लेकिन अगर उनको वो देखना है तो उनको उनके हिसाब से बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, कि मतलब यूएस की जो बैलेंस शीट बन रही है उससे हमारा इंडिया की बैलेंस शीट मैच खा रही है कि नहीं। अरे यार, अपने को अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसकी बैलेंस शीट तो हम देखेंगे ना, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की, उसकी क्या पोजीशन है। तो इसीलिए बस फॉरेन इन्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमारा इंडिया आया, ताकि इंडिया जो भी आया है वो हमारा पूरा का पूरा आपका आईएफआरएस से आया है। तो ये इसलिए है क्योंकि आपकी जो ग्लोबली है वो मैच करे, मतलब जो भारत में इंडियस जो लगा रहे हैं, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं वही यूएसए वाले लगाएं, वही रशिया वाले लगाएं। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाहर की जो प्रथा है वही चीज इंडिया में भी रहेगी, तो उनको उसको कंपेयर करने में आसानी होगा। मतलब इटली, मतलब अगर इटली की कोई कंपनी है, वहां की जो उनकी बैलेंस शीट है और यहाँ की बैलेंस शीट से दोनों को मैच करने में आसानी होगा ना, कंपेयर करने में आसानी होगा। इसीलिए इंडियस आया। और इंडिया सब पे नहीं लगता, मतलब इंडिया जैसे हमारी इंडिया में सारी कंपनी, सारी फर्म, सारे प्रोप्राइटरशिप फर्म सब पे नहीं लगता। आज की हमारी जो क्लास रहेगी इसी चीज पे लगेगी कि इंडियस लगता किस पे है, सॉरी इंडियस की अप्लीकेबिलिटी किस पे है। आप समझ रहे हो। तो इंडियस आया किस लिए, सीधा इसका सिंपल सा आंसर है कि सर इंडियस पहला इसीलिए आया ताकि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके। और यार कोई किसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा जब उसको उसकी बैलेंस शीट ही नहीं समझ में आ रही है। तो इसीलिए कहा गया कि भैया आपको इंडिया में इंडियस लगाना चाहिए, और इंडिया जो भी आया है वो आईएफआरएस से आया है। कुछ कंट्रीज हैं जो सारे एक ही फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, तब जाके उसके कंपेरेबिलिटी हो पाएगी। तो दूसरा क्या है, ताकि कंपैरिजन हो पाए। तीसरा, सर ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब जो चीज है सब सामने है, आपको कोई भी छुपा नहीं है। मतलब आप जो किसी दूसरे के देश की कंपनी की बैलेंस शीट ले लो और हमारे देश की कंपनी की बैलेंस शीट लो, आप देख लो कौन से ज्यादा में अपॉर्चुनिटी, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। समझ गए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कंपैरिजन, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज होने के लिए कंपनियां को, और बहुत सारी चीजें हैं एंड सो ऑन। तो यही सर है मेन, इसका पर्पस यही है कि आपके क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं, जो बाहर की कंपनियां बैलेंस शीट बना रही है, हमारी बैलेंस शीट भी उनकी तरह दिखनी चाहिए, तभी ना कोई इन्वेस्ट करेगा। समझ गए। तो यूनिफॉर्मिटी हमारा सबसे मेन है, कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ठीक है बच्चों। तो अब आ गया इंडेस होता क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वही एएस की तरह, बस इस पे इंडेस ये है, एएस और इंडेस में ये डिफरेंस है, एएस छोटे छोटे लोगों पे लगता है और इंडेस बड़े लोगों बड़े बड़े लोगों के लिए है। और अब आ जाते हैं इंडेस लगता किस पे है, इंडेस क्या होता है, इंडेस क्यों आया, ये भी हो गया। अब इंडेस किस पे लगता है, आज की क्लास हमारी इसी पे रहेगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इंडेस आया कैसे। देखो, एएस रूल 2006 सबको मालूम है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, एएस 1 एएस 2 एएस 3, ये सब तो है ही। एएस रूल 2006 में ही, आप ये बात याद रखना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी लिखना नहीं, अभी आप सब देखते रहो, बस सुनते रहो कहानी की तरह। 2006 में इन डेयर्स की बात छिड़ गई थी कि भैया इन डेयर्स आप लोगों को जरूरत हो गई है, नीड हो गई है, हमको लगाना है। ठीक है। फिर इसके बाद 2011 में 2011 में इसकी बात जो है यहाँ पे छिड़ गई, मतलब आपके पार्लियामेंट में ये बात जो है रखी गई कि भैया इंडियस लाना है। लेकिन कुछ रीजन से उस समय टैक्स के कुछ इशू थे, इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। समझ गए। फिर इसके बाद जो है 2014 में फाइनली अरुण जेटली जी ने अपने बजट में बोल दिया कि हम जो है अब इंडियस लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाना था, हमें ट्रांसपेरेंसी करनी थी, हमें यूनिफॉर्मिटी करनी थी। तो 2014 में इन्होंने अपने बजट में बोल दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इंडियस आपका 1 अप्रैल 2015 से अप्लीकेबल हो गया। और ये सारी जो बात है ना, ये पूरी फैक्ट है कि यहाँ से इंडियस इंडियस की नीड हो गई थी, यहाँ पे डिस्कशन हो गया था, बात ओपन हो गया था 2006 में कि इंडियस अपने को लगाना है। 2011 में पार्लियामेंट में रखा गया था, बस उस समय कुछ टैक्स इशू थे, इस वजह से नहीं आए थे, टैक्स की कॉम्प्लायंसेस बड़ा ज्यादा हो गया था उस समय। 2014 में अरुण जेटली ने अपने बजट लाइन में बोल दिया था, और 2015 से इसको अप्लीकेबल कर दिया। ठीक है बच्चों। तो चलो आ जाओ, अब हम लोग अपनी जो है इंडेस की क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला है कि अप्लीकेबिलिटी क्या है हमारी। इंडेस इंडेस किस पे हमारा अप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों, देखो, मैं जब भी आगे बढ़ूंगा ना, तो मैं जरूर पहले आपको पिछला रिवाइज करूंगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग देखो मेजरली मैंने सबसे आपको पहले बधाइयाँ दी थी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि आपको 31 इंडियाज पढ़ने हैं, आपको 60 to 70 डेज में आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडियस होता क्या है और क्यों इसको लाया गया, जबकि एएस चल रहा था, तो इंडियस की जरूरत क्यों पड़ी। तो इंडियस की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी करनी थी, हमें कंपेरेबिलिटी में आसानी रहनी चाहिए। मतलब कोई अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में, हमारी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो उसको बैलेंस शीट को समझ सके, वो ताकि उसे उसमें इन्वेस्ट करने में आसानी हो। जब वो समझ ही नहीं पाएगा तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा। इसलिए इंडेस को लाया गया, ताकि बाहर की कंपनी के बैलेंस शीट और हमारी कंपनी के बैलेंस शीट का जो बेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कि हाँ ये इस दोनों में सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है। समझ गए बच्चों, यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी थी, इसलिए इंडिया से आया। 2006 में बात जो है शुरू हो गई थी, बट वो आ नहीं पाया, 2011 में टैक्स इशू की वजह से नहीं आ पाया, 2014 में फाइनली उन्होंने बोल दिया बजट में, 1 अप्रैल 2015 से ये लागू हो गया। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं कि हमारी इंडेस लगती किस पे है। देखो, अब हम अपनी क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं, ये आपका क्लास का ही हिस्सा है कि इंडेस अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस इन इंडिया। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने, जो आपका सीए इंटर था या किसी का आईपीसीसी था, वैसे आईपीसीसी किसी का होगा नहीं, सबका ही इंटर ही होगा, तो जितने भी एएस आपने पढ़े हैं वो आपका बहुत, मतलब फाइनल के एफआर में वो आपका बहुत साथ देगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आपको अरे इंटर का एएस है, इंटर कैसे कैसे निकल गया, ठीक है। तो बच्चों नहीं, अगर आप एएस आपका अच्छा है ना, तो आपका इंडेस और मजा आएगा पढ़ने में, और अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने सारे एएस उसमें हैं वो तो हैं ही इसमें, मतलब वो भी आपके कुछ ना कुछ एक दो टॉपिक एडिशन करके वो भी पढ़ने हैं। जैसे देखो, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक पढ़ा है इधर, वो सेम है, इन्वेंट्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है वो भी इधर सेम है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर पढ़ा होगा 115, वो भी इधर सेम है, प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ा है वो भी इधर है। आप समझ रहे हो बात को। ईपीएस आपने पढ़ा होगा, वो भी आपको इधर है। लीज आपने पढ़ा होगा, लीज भी इधर है।
तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक आपके हैं। तो इसीलिए इंटर के एएस आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आपका इंडेस मान लो आपको आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इंडेस आपको इतना इतना ना एकदम सरल लगेगा, इतना पानी लगेगा आपको कि मैं क्या ही बताऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एएस अगर थोड़ा उतना भी है, जैसे कुछ कुछ बच्चे एएस नहीं करके जाते, पूरा उनका प्रैक्टिकल बहुत तगड़ा होता है, एएस उतना नहीं होता, तो उनको भी मैं पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि उनको समझने में एकदम आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। एएस मतलब इंडेस की हमारी क्लास है। इंडेस लगता किस पे है, हमारा सबसे पहला प्रश्न यही है कि देखो, कंपनी इंडेस रूल 2015, अप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे, बैंकिंग कंपनीज पे, ये बैंकिंग कंपनीज लिखा है बच्चों, और इंश्योरेंस कंपनी। तो इंडेस जो है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा, ये किस पे अप्लीकेबल है, कंपनीज पे ही अप्लीकेबल है। तो सर फर्म पे अप्लीकेबल नहीं है क्या, पार्टनरशिप फॉर्म पे अप्लीकेबल नहीं है क्या, इंडिविजुअल पे, ट्रस्ट पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, एसोसिएट्स पे, बॉडी कॉर्पोरेट पे ये लोग इंडियस नहीं लगाएंगे? बेटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ये लोग क्या लगाएंगे सर, ये लोग कैसे अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे? इनके लिए ना है ना अपना, इनके लिए अपना जो जीता जागता अपना एएस रूल 2006 है, ये वो अपना लगाते रहे भैया। ये क्या लगाएंगे अपना, एएस रूल 2006। तो सबसे पहली डाउट तो क्लियर हो गई कि सर अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, कंपनीज होना चाहिए, तो अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो क्या लगाएंगे बच्चों, वो आपका लगाएंगे सीधा से सीधा एएस रूल 2006, वो इंड एएस नहीं लगाएंगे बच्चों। तो आ जाओ। तो अप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, अब ये दोनों क्या होती है, ये अपने लॉ वाले टीचर से आप जरूर पूछिएगा। तो आ जाइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं कि कंपनीज पे इंडेस कैसे कैसे आया। तो देखो, हमारी कुछ स्टेजेस में कंपनीज पे इंडेस कैसे आया, एनबीएफसी पे कैसे आया, बैंकिंग पे कैसे आया, और इंश्योरेंस कंपनी पे आया। तो अप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनी, तो देखो रोड मैप जो चालू होता है वो कैसे चालू होता है। ठीक है, सबसे पहले आया वॉलंटरी फेज, उल्लू बनाने के लिए, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आया फेज वन, फिर उसके बाद आया फेज टू। देखो सबसे पहला वॉलंटरी फेज आया कि वॉलंटरी मतलब अगर आप चाहें तो कंपनी पे इंडियस लगा सकते हैं विथ कंपेरेटिव, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इंडियस लगाना है, हाँ मतलब अगर आप चाह रहे हो, मतलब ये बात है, ये बात है आपकी 2015-16 की। उस समय एक नोटिफिकेशन आया कि अगर आप इंडेक्स लगाना चाहते हो तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से आप लगा सकते हो। यानी अगर आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है 15-16 की, तो इसको कंपेरेटिव बनाना होगा। कंपेरेटिव का मतलब बच्चों आप समझ रहे हो कि यानी जैसे आपको ये मालूम होगा कि जो हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं उस पे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, 2 साल का बैलेंस शीट, जैसे आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 15-16 ये करेंट ईयर होता है, ये प्रीवियस ईयर होता है। तो अगर आपने 15-16 का बनाया है तो आपको 14-15 का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपेरेटिव लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप कंपेरेटिव का मतलब, कि अगर उस फेज में कोई अगर इंडेक्स लगाया हुआ होता तो वो कैसे लगाता, 14-15 की भी बैलेंस शीट बनाता और 15-16 की भी बैलेंस शीट बनाता। ठीक है, तो कंपेरेटिव का मतलब समझ में आ गया कि पिछले 1 साल का बनाना है। सर आगे का नहीं ना बनाना है, अरे बच्चों क्या ही बात कर रहे हो आप, 15-16, 16-17 का बना दोगे आप, जो साल शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ। तो 1 अप्रैल 2015 पहला फेज, फिर उसके बाद फेज वन आया, मतलब ये वॉलेंट्री फेज था, फिर उसके बाद फेज वन आया। फेज वन में क्या बोला बच्चों, 1 अप्रैल 2016 की मैंडेटरी एप्लीकेशन। मैंडेटरी एप्लीकेशन समझता है आपको, मतलब आपको लगाना ही लगाना है। और कंपेरेटिव मतलब क्या हुआ कि आपको प्रीवियस ईयर की भी लगानी है, मतलब आपको जो बैलेंस शीट आप बनाओगे उसमें प्रीवियस ईयर का भी लेके चलोगे। तो देखो बच्चों, तो देखो कौन कौन कंपनीज जो है मैंडेटरी में आती है। तो सबसे पहले बोला कि जो लिस्टेड कंपनी है, कंपनीज कम हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू भी लिखा हुआ है। मतलब अगर किसी कंपनी की नेट वर्थ 500 करोड़ है तो उसको इंड एएस जो है लगाना ही लगाना है।
और ये किस डेट से बोला? ये बोला है आपका 1 अप्रैल 2016 से बोला है। मतलब आपकी जो बैलेंस शीट बननी चाहिए वो 16-17 की बैलेंस शीट तो बनेगी, साथ में प्रीवियस ईयर 15-16 की भी बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी इन डेज की वजह से। सर 15-16 को तो बना ही रहे थे। नहीं बच्चों, 15-16 का जरूरी नहीं था बनाना, वो आपका वॉलंटरी फेज में था। आपको जरूरत, आप चाहते हो तो बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको बोला गया है मैंडेटरी एप्लीकेशन, मतलब आपको लगाना ही लगाना है। अगर अगर आप लिस्टेड हो और आपको 500 करोड़ और ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो यानी आप समझ गए, मतलब आपकी लिस्टेड भी होनी चाहिए, और दूसरा आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ या मोर। इतना है तो आपको इंडियस लगाना ही लगाना होगा। और देखो सर, लिस्टेड कंपनी क्या होती है? वैसे ये क्वेश्चन तो आपके लॉ वाले टीचर का है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है? चलो, तो देखो, लिस्टेड मींस जिसकी डेप्ट और इक्विटी हो। डेप्ट आपको मालूम ही है, जो डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। डेप्ट और इक्विटी सिक्योरिटीज लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया जैसे आपकी हो गई एनएससी हो गई, बीएससी हो गई, एटसेट्रा। आउटसाइड इंडिया जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, और आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो ये सब आपकी आउटसाइड इंडिया हो गई। ठीक है, तो अगर आपकी जो सिक्योरिटीज है, चाहे वो डेप्ट है चाहे वो इक्विटी है, अगर आपकी लिस्टेड है, चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, तो वो आपकी कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी। इसी में बच्चों, अगर आपके, वैसे मेरे ख्याल से आपको जो बुक मिली होगी वो उसमें ये पार्ट मेंशन होगी जो यहाँ से रह गई है। यहाँ पे इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, मतलब अगर वो लिस्टेड है या इन प्रोसेसिंग ऑफ लिस्टिंग है, मतलब उसने दे दिया है अपने शेयर को, अपने डेप्ट को, कि वो लिस्ट हो जाए, तो भी वो यहाँ पे कवर हो जाती है। ठीक है, तो लिस्टेड और लिस्टेड कंपनियां के बारे में आपको पता चल गया कि उनको कब लगाना है। फिर दूसरा आया बच्चों क्या? अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ या मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ और मोर। मतलब अगर अनलिस्टेड कंपनी है और आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ है, तो आपको इंडियस लगाना ही लगाना है। तो आप एक बात बताओ सर, यहाँ लिस्टेड का कोई मतलब हुआ क्या? तो यहाँ पे लिस्टेड का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो अगर देखा जाए तो सीधा साफ साफ बोलो ना सर, कि अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, तो आपको इंडियस लगाना ही लगाना है, चाहे वो लिस्टेड है या नहीं है। तो फेज वन में आपको समझ में आ गया। सबसे पहला वॉलंटरी पैसा लगाना है लगा लो 1 अप्रैल 2015 से। फिर 1 अप्रैल 2016 में आया कि भैया आपकी अगर नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है तो आपको इंडियस लगाना ही लगाना है। फिर देखो क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, होल्डिंग कंपनी भी लगाएगी, सब्सिडरी भी लगाएगी, एसोसिएट भी लगाएगी, ज्वाइंट वेंचर भी लगाएगी। सर, अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी उसके होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है? तो बेटा घबराओ नहीं, इन सब के बारे में आपका एक एक इंडेक्स दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी हम लोग पढ़ेंगे 110 में, सब्सिडरी कंपनी हम लोग पढ़ेंगे, सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों हम लोग पढ़ेंगे आपका 11111 में, 111 में आपको लोग पढ़ लेंगे। और ज्वाइंट वेंचर जो आपका पढ़ेंगे, ये हम लोग आपको पढ़ेंगे 10, एक मिनट, ठीक है, ये होल्डिंग हो गया 110, सब्सिडरी एसोसिएट हो गया 111, और ये आपका जो है, ये आपका 103 में, ये सब्सिडरी जो है ना, एक मिनट, ये जो आपका है इंडिया, ये दोनों आपका 111 में पढ़ेंगे हम लोग, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। और ये आपका हम लोग पढ़ेंगे 103 में, जो कि हमारा है बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि अगर कोई कंपनी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, तो अगर कंपनी लगाए तो ये लोग भी लगाएंगे। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। देखो, एग्जाम्पल मैं बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था, कितना दुख है ना, पहले क्लास में पढ़ाओ, फिर शूट करो अलग से वही चीज, वही टॉपिक फिर से। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी।
तो चलो आ जाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और उसकी जो नेटवर्थ है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए, देखने में भी मजा आए। ठीक है, नहीं तो कहोगे सर आपकी राइटिंग तो कमाल की है। ठीक है, जैसे मान लो, अरे बाप रे, ये तो क्या ही मनवा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी है आपकी ए लिमिटेड, और ये लिस्टेड है, और इस पहले बताओ, इस पे इंड एस लगेगा क्या? ये आप मान लो, आप हो आप हो 1 अप्रैल 2016 में, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 में तो ये था ना कि बच्चों आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगा, तो 1 अप्रैल 2016 से ऐसा आया कि मैंडेटरी वाला। तो लिस्टेड है तो क्या लगेगा क्या? तो आप क्या, आपका जवाब क्या होगा? सर पहले नेटवर्थ आप बताओ, क्योंकि 1 अप्रैल 16 वाले में ये जरूरी था कि लिस्टेड हो चाहे ना हो, अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है तो आपको इंडियस लगाना ही लगाना है। तो क्या इसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है? तो इसकी नेटवर्थ जैसे मान ली जाती है, नेट 500 करोड़ ही थी। सर नेटवर्थ हमें दिया होगा क्या क्वेश्चन में? नहीं बेटा, निकालना होगा। तो सर कैसे निकालेंगे? मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ पढ़ लो, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो अगर ए लिमिटेड का नेटवर्थ 500 करोड़ है तो क्या इस पे इंडियस लगेगा सर? सर बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो आपको इंडियस लग जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस ए लिमिटेड की, ठीक है बच्चों, इस ए लिमिटेड की दो सब्सिडरी हैं, ठीक है, एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड। तो सर इनकी नेटवर्थ है, इसकी नेटवर्थ ये मान लो, ये छोटी मोटी कंपनी है, इसकी कम नेटवर्थ है 100 करोड़, ये भी लिस्टेड है। ठीक है बच्चों, तो क्या इस पे इंडियस लगेगा? आपको बताना है कि सर क्या इस पे इंडियस लगेगा या नहीं लगेगा। और इसी तरह बच्चों, ये जो है सी, इनकी जो नेटवर्थ है वो मान लीजिए आपकी 400 करोड़ है। सर इस पे इंडियस लगेगा क्या? सोचो सोचो, मैंने क्या बताया? मैंने आपको देखो साफ साफ मैंने आपको बताया है कि अभी हम 2016 वाले फेज में हैं, कि यहाँ पे आपको बस 500 करोड़ देखना है, कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो 500 करोड़ बस देख, मतलब लिस्टेड लिस्टेड अनलिस्टेड से मतलब ही नहीं है, अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या मोर है तो आपको इंडियस लगाना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सॉरी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप मुझे बताओ कि क्या बी को, मतलब ए तो लगा ही रही है, लेकिन इसको जो सब्सिडरी है बी, इसकी नेटवर्थ है 100 करोड़, क्या इसको इंडियस लगाना होगा? बताओ। कोई वहां बैठा है, श्यामू वो बोल रहा है लगाना होगा, कोई मोहन बोल रहा है नहीं लगाना होगा। तो देखो बच्चों, इसको इंडियस बिल्कुल लगाना होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने लगाया तो इसकी होल्डिंग भी लगाएगी, इसकी सब्सिडरी भी लगाएगी, इसकी एसोसिएट भी लगाएगी और इसकी ज्वाइंट वेंचर भी लगाएगी। मतलब आपको उसके बारे में देखना ही नहीं है आपकी उसकी नेटवर्थ क्या है। मतलब अगर उसके पप्पा ने लगाया ना, ये देखो, ये क्या है, ये जो है इसकी पप्पा है, तो अगर पप्पा ने लगाया तो ये बच्चा भी लगाएगा और ये बच्चा भी लगाएगा। समझ गए बात आपको? यानी आपकी सब्सिडरी भी लगाएगी और आपकी एसोसिएट्स भी लगाएगी। देखो, ये आपको तो समझ में आ गया कि अगर हमारी पप्पा ने लगाया तो बच्चे भी लगाएंगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल चेंज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वही हैं, अभी जो मैं आपको बता रहा था, अभी हम लोग कहाँ हैं? 1 अप्रैल 2016 की बात कर रहे हैं हम लोग, 16-17 में है। देखो एग्जाम्पल जितने करोगे ना उतना आपको करने में प्रैक्टिकल मजा आएगा। थ्योरी तो है ही यार, थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ। अब जैसे मान लो सेम एग्जाम्पल, ए लिमिटेड है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो क्या ही फर्क पड़ता है,
इसकी नेटवर्थ जो है, सर इनकी नेटवर्थ 450 करोड़ है। 450 नहीं लेते हैं, या चलो आप कहते हो तो 450 ही ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 400 करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, आ जाइए आप। फिर इसकी दो सब्सिडरी हैं, सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2। इसकी नेटवर्थ जो है, सर ये लिस्टेड है क्या? हाँ बेटा, ये भी लिस्टेड है, ये भी लिस्टेड है। बस खुश। अभी लिस्टेड का कोई देखना ही नहीं है, अभी लिस्टेड से कोई मतलब नहीं है। इनका जो नेटवर्थ है बच्चों, इसका नेटवर्थ आपका, ये आपका मान लो 500 करोड़ है। इसका नेटवर्थ आपको 100 करोड़ है। ठीक है, 100 करोड़ नहीं करते हैं, अभी थोड़ा इसको सिंपल रखते हैं, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसकी नेटवर्थ जो है आपका, मान लो 100 ही करोड़ है। चलो, आप लोग फाइनल में हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये बताओ कि क्या यहाँ पे हमारी इंडेस लगेगी क्या? मतलब आपकी सब्सिडरी 1 इंडेस लगाएगी? तो साफ बोलोगे सर 500 करोड़ है तो लगाएगी। 499 होती तो लगाती क्या? नहीं नहीं लगाती, क्योंकि 500 करोड़ या मोर होना चाहिए। तो सर ये तो इंडेस लगाएगी। सर ए लिमिटेड इंडेस लगाएगी क्या? बताओ सोचो। तो हाँ, ए लिमिटेड भी लगाएगी, क्योंकि अगर कंपनी ने लगाया, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने लगाया तो इसकी होल्डिंग भी लगाएगी, इसकी सब्सिडरी भी लगाएगी। तो देखो, ऊपर वाले केस में क्या था? ऊपर वाले केस में ये था कि पप्पा लगा रहे थे तो बच्चे भी लगाएंगे। अब नीचे वाले केस में क्या है? नीचे वाले केस में ये है कि बच्चे लगा रहे हैं तो पापा को भी लगाना पड़ेगा। और यहां तक कि एक चीज और देखो, पापा लगा लिए, जिससे क्या हुआ, इस बच्चे को भी इंडियस लगाना पड़ेगा। और इसकी टर्न देखो, नेटवर्थ कितनी है, 100 करोड़। मतलब आप समझ रहे हो? सिंपल सा एक लाइन में बोलूं एकदम फनी लैंग्वेज में, कि खानदान में अगर किसी ने भी लगाया ना इंडियस, तो सबको इंडियस लगाना पड़ेगा। तो सर ऐसा है क्यों? तो देखो, एक चीज ये भी जान लो कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। हमें जो है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस बनाना पड़ता है। तो सीएफएस हम कैसे बनाएंगे? एक एएस पे चल रही है, एक इंडियस पे चल रही है, आप कैसे उसको कंपाइल करोगे? बात समझ रहे हैं ना? एक पे एएस लगा रहे हो, एक पे इंडियस लगा रहे हो, तो वो नहीं हो सकती। इसीलिए एक पे अगर इंडियस लगा, होल्डिंग पे लगा तो सब्सिडरी भी लगाएगी, सब्सिडरी पे लगा तो एसोसिएट्स भी मतलब होल्डिंग लगाएगी, होल्डिंग लगा रही है तो इसके सब्सिडरी भी लगाएगी, एसोसिएट भी लगाएगी, जॉइंट वेंचर भी लगाएगी। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? चलो आ जाओ, समझ में आ गया ना बच्चों? कोई डाउट हो जरूर मुझसे, व्हाट्सअप नंबर मैंने आप सबको दिया हुआ है, वो जरूर पूछना उस पर। ठीक है, अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं पता आपको तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, नोट कर लो। आप लोग के लिए ही है, आप ही लोग नहीं नोट करोगे तो क्या ही होगा। 9721794298। जितनी इस पे क्वेरी है, आप लोग सारे उस पे बेधड़क पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, सेकंड फेज हो गया हमारा। सर होल्डिंग होती कौन है, सब्सिडरी होती कौन है, एसोसिएट कौन होती है, जॉइंट वेंचर कौन होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो बस अभी आप ये रखो, जस्ट ऑफ द अबव। दूसरा आया बच्चों 1 अप्रैल 2017, फेज 2। अब इसमें क्या हुआ, आ जाइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें सर, इसमें किसको कवर किया गया। तो देखो, इसमें तो पहले आपको बोला कि सर, जो मैंडेटरी एप्लीकेशन विद कंपेरेटिव, मतलब आपको लगाना ही लगाना है। और कंपेरेटिव, कंपेरेटिव मतलब अगर करंट ईयर बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? सर प्रीवियस ईयर तो बन चुकी है, फिर से बनाना होगा? जी हाँ। आपके जो सीए आप बनोगे ना, तो आपको अगर किसी कंपनी की इंडियस आप बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर को आप भी आपको उसको रिस्टेट करना पड़ेगा। आपको दोबारा से ड्राफ्ट करनी पड़ेगी उसको। पैसे चाहिए ना, पैसे मिलेंगे तो काम कर लेना थोड़ा और। चलो, तो देखो फेज 2 में किसको कवर किया गया? सर फेज 2 में किसको कवर किया? लिस्टेड कंपनी। सर लिस्टेड कंपनी को तो ऊपर भी कवर किया गया था। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ टर्नओवर का हो सकता है, तो देखो क्या बोला गया है, लिस्टेड कंपनी अदर देन फेज 1। मतलब क्या है इसका?
ये पॉइंट तो जितने भी सीए फाइनल वाले बच्चे हैं ना, ये पॉइंट को तो इग्नोर ही कर देते हैं। और कुछ टीचर्स भी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, बहुत सारे टीचर करते हैं, कुछ टीचर नहीं करते। तो अदर देन फेज वन, देखो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं बट बच्चों के ध्यान में नहीं रहता। लेकिन ये सब चीजें क्या है ना, आपको पता होना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। आप इसको ना, जब जब आप पढ़ना ना सीए फाइनल का एफआर, तो इन डेज के बारे में जरूर पढ़ना। पता नहीं क्यों ना बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में जानने में। पहले उसके बारे में तो जान लो, फिर उसके अंदर की चीजें देखना। ठीक है। तो देखो लिस्टेड कंपनी अदर देन फेज वन मतलब क्या है, कि 2016 वाले में क्या बोला गया, फेज वन में 2016 वाले में बोला गया कि अगर आपकी कंपनीज का नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, चाहे लिस्टेड है चाहे नहीं लिस्टेड है चाहे इन प्रोसेस ऑफ लिस्टेड है, आपकी इंडियस लगेगी ही लगेगी। तो देखो उनको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, कवर मतलब जो ऊपर नहीं कवर है वो यहाँ पे कवर है, इवन इफ नेटवर्थ इज लेस देन 500 करोड़। और सर मतलब 500 करोड़ तो सब आ गई, तो क्या सब पे इंडेक्स लगेगा? पॉइंट वाली बात है ना। मतलब अगर आपकी कंपनी, लेकिन सब पे नहीं, लेकिन यहाँ यहाँ ये याद रखो, लिस्टेड कंपनी, आप समझ गए? मतलब यहाँ लिस्टेड का बहुत योगदान है। सेकंड फेज में, सेकंड फेज में बोला गया 500 करोड़ से नीचे है, लेकिन आपकी कंपनी अनलिस्टेड है, तो आपको इंडेक्स लगेगा? नहीं लगेगा। सर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैंने ऊपर भी वो पॉइंट जोड़ दिया है, यहाँ भी जोड़ दिया है, और आपको जुड़ी हुई ही मिलेगी। ठीक है। तो देखो लिस्टेड कंपनी और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, मतलब इन्होंने अपनी सिक्योरिटीज दी हुई है वो लिस्टिंग के लिए। तो लिस्टेड कंपनी है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, 500 करोड़ से कम भी है, उस पर भी इंडियस लगेगा, बस लिस्टेड है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ऊपर भी लग रहा है, ऊपर की कंपनी से भी मतलब 500 करोड़ से जो ज्यादा वाली कंपनी है उस पर भी इंडेक्स लग रहा है, 500 करोड़ से कम वाली कंपनी है बस उनका लिस्टेड होना है, उस पर भी इंडेक्स हो रहा है। मतलब अगर कोई कंपनी की टर्नओवर 600 करोड़ है, किसी कंपनी की टर्नओवर 600 करोड़ है, तो उसको तो इंडेक्स लग रहा है, फेज वन में ही कवर हो गया। ठीक है। अब फेज टू में किसी कंपनी की टर्नओवर 300 करोड़ है और वो लिस्टेड है, उस पे भी इंडेक्स लगेगा क्योंकि वो लिस्टेड है। तो डिफरेंस कहाँ हुआ, वो 600 करोड़ वाला भी बोलेगा कि अबे तुम्हें भी लग रहा है, इन 300 करोड़ वाला भी बोलेगा मुझ पे भी लग रहा है। तो देखो क्या होता है कि ये जो छोटी कंपनियां है ना, इनको कुछ जो है रियायत दी गई है कि चलो तुम ये इंडियस को कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना बात को? मतलब 500 करोड़ एंड मोर मतलब वो पप्पा कंपनी, उनको सारे कॉम्प्लायंसेस करने पड़ेंगे, उनको कोई रियायत नहीं है। बट ये जो नीचे वाली कंपनी है 500 करोड़ से मोर, इनको कुछ कुछ इंडियस के जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स इंडियस है, कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स पे लगते हैं, तो उनको वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको अदर देन फेज वन का मतलब। अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़, मतलब क्या हुआ, 250 करोड़ से लेके लेस देन यानी 500 करोड़, सॉरी ऐसे, आपकी जो है, सॉरी बच्चों, ठीक है, आपकी जो है इंडियस उस पे लगेगी लगेगी। सर ऊपर कोई कंपनी थी, अगर वो लिस्टेड है नहीं लिस्टेड है ऊपर कोई मतलब नहीं था, 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो इंडेक्स लगेगा। सर नीचे भी तो वही चीज बोला जा रहा है, बस यहाँ पे टर्नओवर कितना करके, जैसे इनकम टैक्स का अपना स्लैब रेट होता है ना, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, अभी जो 5 फिर आया 7.5, फिर आपका 10, फिर 12.5, 15.5, बस वही यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर ढाई दो मतलब 250 करोड़ और मोर लेस देन 500 करोड़, तो भी आपकी कंपनी पे इंडेक्स लगेगा, चाहे वो लिस्टेड नहीं हो। ठीक है बच्चों। तो सर डिफरेंस क्या हो गया कि 500 करोड़ वाले पे लग रही है, तो मैंने बताया ना आपको कुछ रियायत दी जाती है वो नहीं लगाना है। और जस्ट ऑफ द अबव, जस्ट मतलब समझ में आ गया इसकी, देखो जस्ट में यानी कि ज्वाइंट वेंचर, ए से एसोसिएट्स, एस से सब्सिडरी, एस से होल्डिंग। ठीक है। अब आ जाओ इसका हम लोग कुछ जो है एक एग्जाम्पल करते हैं।